सुना होगा जिसका नाम है ज्योग्राफी। सुना है? सुना है? छोटू, हेलो, कहाँ लिख रहा है तुम? तुम्हें पहले भी कहीं देखा है हमने? यहीं आए हो तुम पिछली साल भी शायद। अच्छा, क्या कर रहे हो? अच्छा, चलो तो आज हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे अपना, क्या? जियोग्राफी। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक सभी चीजों को पहले समझते हैं। जहां कोई दिक्कत आए हाथ उठा करके आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है ना? आपका सिलेबस, जैसे टॉपिक की मैं बात करूं तो अगर एमपीपीएससी की बात करता हूं तो एमपीपीएससी में प्री, इसके अंदर भी है, प्लस मेंस, ये दोनों का टॉपिक है। मेंस का जो पेपर आपका फर्स्ट है उसके पार्ट बी में है ये, पेपर फर्स्ट पार्ट बी। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो यूपीएससी के भी प्री में और मेंस में, ठीक है ना? और मेंस में भी ये पेपर फर्स्ट में है, मेंस के पेपर फर्स्ट में। तो दोनों के अंदर इक्वल पार्ट है इसका, दोनों एग्जाम के लिए बराबर से हम इसको पढ़ेंगे। प्री में अगर यूपीएससी की हम बात करते हैं तो यूपीएससी में ज्योग्राफी से कम 10 क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। एमपीपीएससी अगर प्री में बात करते हैं तो हर साल हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमपीपीएससी प्री में। एमपीपीएससी अगर मेंस में बात करें तो पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है ये पूरा का पूरा 150 मार्क्स का है। कितने का? यूपीएससी के अगर इस पेपर में बात करें तो इस पार्ट से लगभग 100 मार्क्स का ये आता है, ठीक है ना? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के मेंस में आते हैं। प्री में कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन यूपीएससी के, जो करंट से जुड़े होंगे, मैपिंग से जुड़े होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े होंगे और या फिर एनवायरमेंट से भी जुड़े होंगे। अगर इसके साथ एनवायरमेंट को भी शामिल कर दें तो ये बढ़कर के क्वेश्चन हो जाएंगे 15 से 16, है ना? यूपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे? इकोनॉमी से। इकोनॉमी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से। तीसरे नंबर पे आएंगे आर्ट एंड कल्चर से। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा होते हैं करंट अफेयर से, ठीक है ना? तो ये यूपीएससी के लिए सबसे 4 कोर्स टॉपिक होते हैं। अब जब हम ज्योग्राफी पे बात जाते हैं तो ज्योग्राफी की सबसे पहले यहां से बात करते हैं किसकी? सिलेबस की। किस पर बात करेंगे? सिलेबस पर। पूरी ज्योग्राफी को हम डिवाइड करते हैं 2 से 3 पार्ट में। मेनली सबसे पहले ज्योग्राफी के सिलेबस को अगर डिवाइड करें तो इसमें एक आता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल ज्योग्राफी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, इसको हम बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जब भी आप बात करोगे तो इसके अंदर कोर टॉपिक आएंगे आपके 3। क्या क्या? पहला आता है जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा इसमें पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। शब्द बड़े हैं लेकिन देख के डरना नहीं है। कल ही मैंने बताया था किसी भी चीज से हमें क्या करना है? डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तीसरा इसका जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं ओशियनोग्राफी या ओशियनोलॉजी। अभी बताएंगे ये तीनों के नाम क्यों पड़े। फिर अगर रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो रीजनल वाले पार्ट्स के अंदर सबसे पहला आता है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम ये शब्द यूज करते हैं तो आप समझ जाना कि बेसिकली हम मैपिंग की बात कर रहे हैं। किसकी? कि पूरी दुनिया में मैप पर कोई चीज कहां पर है, ये किस जगह देखने को मिलती है, इसके आसपास क्या है, यहाँ पर कौन सी चीज है, ये फेमस क्यों है, यहाँ जा कैसे सकते हैं, इसकी बाउंड्री किससे लगती है, इसमें कौन कौन से माउंटेन हो सकते हैं, ओशियन कौन से लगते हैं, सी कौन से लगते हैं, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं।
दूसरा पार्ट इसका रीजनल ज्योग्राफी में आता है, इसको बोलते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी। क्या आएगा? इंडियन जियोग्राफी। जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ऐसे पूरा सब्जेक्ट एक इंडियन ज्योग्राफी हमारे सिलेबस के लिए है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, इंडियन ओशियनोलॉजी पढ़ेंगे और इंडिया की मैपिंग पढ़ेंगे। समझ गए? ये पार्ट किसका आ गया? इंडियन ज्योग्राफी का। अगर सिलेबस को और दूसरे तरीके से हम बांटते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है, इसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या आएगा? कॉस्मोलॉजी का मतलब पृथ्वी छोड़ करके इसके आसपास बाहर दुनिया में जो कुछ है, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उस सब की स्टडी जहां हम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। इसके बाद जब हम दूसरे पार्ट पर यहां जाते हैं तो कॉस्मोलॉजी के बाद फिर जो दूसरा आता है इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, जिसके अंदर ये चीजें आ गई। तीसरा इसमें से आता है, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। पूरी दुनिया में ह्यूमन रेसेस कौन कौन सी हैं, कौन सी प्रजाति के ह्यूमन है ना? यहां से देख रहा है तुम लोगों? नहीं, मैं मेरी वजह से रुक तो नहीं रहा? नहीं तो इधर आ जाओ। तो पूरी दुनिया में ह्यूमन की रेसेस कौन कौन सी हैं? चाइनीज मोमोज जैसे क्यों हैं? अफ्रीकन जेड ब्लैक क्यों है? अपन गेहुआ कलर के क्यों हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नदियों के किनारे ही क्यों है? लोगों के जो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, वो इस तरीके से कैसे डेवलप होते हैं, वो सब कैसे बनते हैं, इस चीज को हम कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसका आता है, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का किसी रीजन के अंदर एग्रीकल्चर कैसा होता है, क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, वहां पर मिनरल्स कौन कौन से हैं, वहां बाकी के वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वाटर रिसोर्सेज कहां से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स कैसे हैं, यानी जो ह्यूमन के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, वो सारी की सारी चीजों को हम पढ़ेंगे किसमें? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर इसके बाद में आ जाता है लास्ट पार्ट इसका एक और, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रीजनल जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी। सब्जेक्ट के हिसाब से ये सिलेबस है, हमें जो पढ़ना है वो हमारा ये सिलेबस है सीक्वेंस में। इस रीजनल ज्योग्राफी को फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर से हम डिवाइड करते हैं इसको दो पार्ट में या तीन में मान लो। अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? वर्ल्ड जियोग्राफी। अगर एमपीपीएससी कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के अंदर इंक्लूड है। एमपीपीएससी में पर्टिकुलर एक और टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एमपी ज्योग्राफी, यानी मध्य प्रदेश का भूगोल या मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी किस तरीके से है, जिसमें पर्टिकुलर हम एमपी के बारे में पढ़ेंगे। अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो हमें तीनों पढ़ने, अगर एमपीपीएससी कर रहे हैं तो इसको छोड़ के हमें ये दोनों पढ़ने। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इस पूरे सिलेबस के अंदर एमपीपीएससी और यूपीएससी में। इसको यूपीएससी एमपी यूपीएससी में शामिल करेंगे, एमपी करने के बाद इसको भूल जाएंगे। ठीक है ना? यानी उसमें वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आते, जो कुछ पूछा जाएगा इंडिया से पूछेंगे या फिर एमपी से पूछेंगे। क्लियर हो गया? अब ये जो नाम हमने तीन दिए, ये नाम कैसे पढ़े? तो सबसे पहले ये देखो, हमारा जिस प्लानेट पर हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है? अर्थ। ये हमारा अर्थ हो गया। इस अर्थ पर आप सबने सुना होगा कि इसके 71% पार्ट पर क्या पाया जाता है? वाटर है। 71% पार्ट पर पानी है, जबकि 29% पर इसके क्या हो गया? लैंड सरफेस हो गया। ये लैंड सरफेस हो गया। इसके आसपास का जितना भी, जहां तक हम सांस लेते हैं तो वो एक एयर का एनवलप टाइप से है, ये आसपास 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक धंसती है सरफेस से, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये तीन ही पार्ट है। जब इन तीन पार्ट में से हम स्टडी करने के लिए जाते हैं इसके इस लैंड सरफेस के, लैंड सरफेस का मतलब कहाँ घाटी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ वॉल्केनो है, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ वैली है, माउंटेन कैसे हैं, अगर माउंटेन है तो ये हाइटेड क्यों है, ये छोटा क्यों है, इन सब चीजों की
किसी जगह घाटी बन की जाती है फिर भर जाती है, कहीं घाटियां बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं, माउंटेन उठ रही है तो क्यों उठ रहे हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। इस टॉपिक को यानी इसकी स्टडी, लैंड सरफेस की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? जियो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी जियोमॉर्फोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जो लैंड सरफेस है इसको एक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। समझ गए? दूसरा आता है ये वाटर वाला रीजन। इस वाटर वाले रीजन को बोला क्या जाता है? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। तो जब इसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वाटर किसके फॉर्म में है? 71% पार्ट ओशियन के फॉर्म में। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ओशियनोलॉजी। समझ गए? इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? ओशियनोलॉजी। इसके आसपास जो भी ये एटमॉस्फेयर है, जो एयर का एनवलप है, इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर सारी ये उथल पुथल चलती है। जैसे आपने देखा 2 दिन पहले ओले गिर गए, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सर्दी आ रही, गर्मी आ रही है ना, हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, वो सब किसकी वजह से आ रहे हैं? इस एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ये कुछ ना होता, यहाँ हम भी ना होते शायद। तो सब कुछ ये है किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। इस एटमॉस्फेयर की स्टडी को जहां करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। समझ गए? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या कहलाएगा हमारा? क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर क्या कहलाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या कहलाएगा? ओशियनोलॉजी। स्टडी ऑफ ओशियंस। ओशियंस क्या कहलाएगा? ओशियनोलॉजी। समझ गए यहां तक? ये बात हमारी हो गई मोटी मोटी किसकी? सिलेबस की। एक चीज इसमें से और समझो। क्या? मैंने बोला कि ये अर्थ है, 71% पार्ट इसका कवर है किससे? वाटर से। तो अर्थ का एक रीजन ऐसा है, मान लेते हैं, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, हमारे जहां पर लैंड सरफेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिथोस्फीयर। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम? लिथोस्फीयर। जहां पर वाटर सरफेस है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? यानी वाटर कुछ पार्ट पर तो लैंड के भी कवर्ड होगा। जैसे कॉन्टिनेंट के बीच में लेक आ गई तो वो लैंड का ही एरिया तो उसने घेरा। रिवर निकल गई, लैंड का एरिया ही तो घेरा। ग्राउंड वाटर नीचे है, वो लैंड पर ही तो है। तो कुछ परसेंट इसका किस पे होगा? लिथोस्फीयर पर। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। हमारे पास में जो एयर मिलती है अर्थ के ऊपर, वो एयर वाटर के अंदर भी है और सरफेस के ऊपर भी और सरफेस से ऊपर भी है। जैसे अभी यहां पर हम खड़े हैं तो यहां भी एयर है, पानी के अंदर मछलियां रहती हैं तो उनको भी एयर मिलती है ना, और हवा में पक्षी उड़ते हैं तो उनको भी एयर मिलती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बोलो? एटमॉस्फियर। अब जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं, ये वाले जो तीनों जिस जगह पे कहां मिल रहे हैं? इस पार्ट में, यही तो मिल रहे हैं। जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर है यहां तक? एक पार्ट अर्थ का जिस पर लैंड सरफेस है, एक पार्ट अर्थ का जिस पर वाटर सरफेस है, एक पार्ट जिस पर एटमॉस्फेयर है। जहां तीनों मिल रहे हैं वहां लाइफ पॉसिबल है, उसको क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? तो इस एटमॉस्फेयर की स्टडी ही किसके अंदर आएगी? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। बायोस्फीयर की, सॉरी, बायोस्फीयर की स्टडी किस में आएगी? ह्यूमन ज्योग्राफी में। क्लियर है यहां तक? 12th में किस किस के पास में, 11 12th में ज्योग्राफी थी तुम में से? 3 लोगों के पास में। बाकी तुमने आर्ट्स लिया था, ज्योग्राफी नहीं ली थी, क्यों? तो क्या कारण क्या था ज्योग्राफी ना लेके सोशियोलॉजी लेने का? समझ में आ जाती है। अच्छा, आपने क्यों नहीं लिया? सेम रीजन। अच्छा, तुम्हारा तो बायो था ना?
स्कूल में नहीं थी? अच्छा, साइंस से हो तुम? कॉमर्स था। ज्योग्राफी अच्छे से समझ में नहीं आती थी। कहाँ तक तुमने 10 तक तो ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, है ना? तो उसमें समझ में नहीं आई? अच्छा, अभी समझ में यहाँ जितना बताया ये आ गया? आ गया पक्का? अभी पूछूंगा क्वेश्चन फिर मैं। हाँ, नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ लेना। ठीक है, इतनी सिलेबस की हमारी बात हो गई ना। अब हम आते हैं किस पर? ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट पर, जियोग्राफी। सबसे पहली बात तो आती, जब भी हम किसी की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उसका पहला टर्म आता है। टर्म क्या दिया यहां पर? जियोग्राफी। तो बात यह आता है कि जियोग्राफी होता क्या है और इसको जियोग्राफी ही हमने क्यों कहा? इसको लाइट ग्राफी क्यों नहीं कह दिया, है ना? इसको पेंटग्राफी क्यों नहीं कह दिया? कुछ तो कह सकते थे ना। जियोग्राफी ही क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? तो इसका एक रीजन है। जियोग्राफी जो टर्म है ये वास्तव में कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। किसका ये? ग्रीस लैंग्वेज का, लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज का ये टर्म है। और उस ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक को, जो शुरुआती ग्रीक थी जिसको लैटिन में ग्रीस के नाम से लिखते हैं, ग्रीस सी करते हैं, आजकल हम उसको ग्रीक लिखते हैं, GREE के लिख देते हैं, पहले सी के नाम से लिखते थे। तो उस नाम से जब हम लिखते थे उस समय में उस लैंग्वेज से निकल के आया है क्या? ज्योग्राफी। जैसे अपने यहाँ भिंड की लैंग्वेज में शब्द निकल के आया हाउ, आया ना? भिंड ग्वालियर मुरैना में क्या बोलते हैं? हाउ। समझ में आ गया? बोले हाउ। कहाँ जा रहे हो? इधर से लौटे आए? बोले हाउ। एक घोंटा शब्द निकल के आया, घोंटा आलू। ये कौन सी भाषा का शब्द है? भिंडी भाषा का शब्द है। समझ गए? तो ऐसे ही वहां की जो ग्रीसी लैंग्वेज थी, उस ग्रीसी लैंग्वेज के टर से क्या निकल के आया? जियोग्राफी। निकालने वाला कौन है भाई? कोई तो व्यक्ति होगा जिसने इसको पहली बार बोला होगा। तो पहली बार बोलने वाला जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था इसका? इरेटोस्थनीज। एराटोस्थनीज कॉइंड टर्म जियोग्राफी। समझ गए? इरेटोस्थनीज नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार क्या किया? ज्योग्राफी शब्द दिया। लोगों ने पूछा भैया ज्योग्राफी क्यों बोला तुमने, इसको घोटा आलू क्यों नहीं बोल दिया? तो बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, देखो ग्रीक लैंग्वेज जो थी उसके अंदर जियो, ये जियो बोला जाता था किसको? अर्थ को। किसको? अर्थ को। और एक वर्ड दूसरा आता था, इसको बोलते थे ग्राफोस। क्या बोलते थे? ग्राफोस का बाद में बना ग्राफी। ग्राफोस शब्द से बाद में क्या बना? ग्राफी। और ग्राफी का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना। क्या होता है? किसी चीज की स्टडी करना। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं, ऐसे टर्म को इन्होंने, रेटोस्थनीज ने क्या बोला? जियोग्राफी। समझ गए ना? तो कौन सी लैंग्वेज का टर्म है ये? ग्रीस लैंग्वेज का टर्म है। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। क्यों दिया गया? स्टडी ऑफ अर्थ। मतलब इसकी कंबाइंड मीनिंग जब हम निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? स्टडी ऑफ अर्थ। समझ गए? कंबाइंड मीनिंग इसकी क्या निकलेगी? स्टडी ऑफ अर्थ। पहली चीज। अच्छा भाई, जब स्टडी करना इसकी शुरुआत की गई होगी तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसने पहली बार इसको स्टडी की, और स्टडी करने के बाद लोगों को बताया कि इसको पढ़ना चाहिए। जब जिस चीज को हम पढ़ते हैं उसको क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेवलप करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? क्या एराटोस्थनीज है? तो नहीं। एराटोस्थनीज क्यों नहीं है? जो व्यक्ति किसी चीज को सब्जेक्ट के फॉर्म में डेवलप करता है उसको हम बोल देते हैं उसका क्या? फादर। तो अगर आपसे यह पूछ दिया जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी ये कौन है? तो आपको बताना होगा ये है हिकेटियस। क्या नाम इनका? हिकेटियस। हिकेटियस नाम से पहला एक व्यक्ति था जिसने ये बोला कि भैया अर्थ की स्टडी करने के लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट बनाओ।
जैसे ह्यूमन की स्टडी करने के लिए तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, जीवों की स्टडी करते हो बायोलॉजी में, प्लांट की स्टडी करने के लिए तुम बॉटनी पढ़ाते हो, लोगों के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो, समाज की स्टडी करने के लिए तुम सोशोलॉजी पढ़ते हो। ऐसे ही इस अर्थ और फिजिकल जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही, हवा, पानी, जल, पर्वत, पठार, नदियां, इन सब की स्टडी करने के लिए भी एक सब्जेक्ट बनाओ, और वो सब्जेक्ट क्या होगा? जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोला जाएगा? हेकेटियस को। टर्म देने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? इरेटोस्थेनीज। ये सब्जेक्ट के फॉर्म में कब डेवलप हुआ? तो सब्जेक्ट के फॉर्म में ये 19th और 20th सेंचुरी जो है उसके अंदर डेवलप हुआ। 19th और 20th सेंचुरी का मतलब है 1850 से लेकर के 1950 के बीच में, समझ गए? 1850 से 1950 के बीच में इसको डेवलप किया गया। तो 1920 सेंचुरी के अंदर इसमें डेवलप हुआ। सबसे ज्यादा थ्योरीज इसके बारे में उसी टाइम पर दी गई। क्लियर है? जब ये सब्जेक्ट के रूप में बना तो कुछ लोग थे आलसी टाइप के, उनने कहा कि भाई साहब दुनिया में इतने पहले से ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, तुम एक नया सब्जेक्ट और क्यों बना रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? हम क्यों पढ़ें ज्योग्राफी? समझ गए ना? हम क्यों पढ़ें ज्योग्राफी जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक नया फुंदड़ू क्यों छोड़ रहे हो तुम भाई? बच्चों की जान लोगे क्या कि तुमने एक नया सब्जेक्ट और बना दिया? बोलो कौन सा? बोला अब अर्थ पढ़ो इसके बारे में, ज्योग्राफी। तो हमें क्या जरूरत है भाई, क्यों पढ़े इसको? तो हिकेटियस का कहना यह था कि नीड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी की, यानी अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं, किसकी? ज्योग्राफी पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ज्योग्राफी पढ़ने का इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा ये है क्योंकि जहां हम रहते हैं उसके बारे में तो कम से कम जानकारी ले लो। तुमने अपने शरीर के बारे में जानकारी ले ली, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी ले लो, लेकिन जिस घर में तुम रह रहे हो तुम्हें वो घर ही नहीं पता कि उसमें टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, डाइनिंग हॉल कहाँ है, ये सब तुम्हें पता ही नहीं है। तो अर्थ हमारा क्या है? हैबिटेट है, घर है। और इस घर में जहां पर हम रह रहे हैं कम से कम उसकी तो जानकारी हो। अगर हमें अपने घर की जानकारी होगी तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि वॉशरूम इसी जगह हमने क्यों बनाया, किचन को इसी जगह हमने क्यों बनाया, घर में पैसे कहाँ रखे जाते हैं। घर के बारे में जानकारी होगी तभी तो पता होगा। तो हमें जब कोई सामान लेने जाना होगा तो हम सीधे उस प्लेस पर जाएंगे, पैसे उठाएंगे और सामान लेके आ जाएंगे। सामान लाके अगर बाल्टी पानी की भर के हम लेके आ रहे हैं बाहर से, तो हमें कहाँ रखना है? ऐसा तो है नहीं कि बेड पे ले जाके रख देंगे, हम उसको वॉशरूम में रखेंगे। बाहर से आलू लेके आए हैं तो हमें पता होगा कि आलू को कहाँ रखना है, किचन में रखना है। ऐसा तो है नहीं मंदिर में ले जाके रख देंगे उसको कि भगवान जी आज उबाल के खा लेना मेरी तरफ से, है ना, पोटैटो पेटीज। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब हमें ये पढ़ना है तो हमें इसके बारे में ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जाते हैं तो दुनिया में चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, अगर आपका ज्योग्राफी क्लियर है तो हर सब्जेक्ट के बारे में आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप बेसिकली सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हो? हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सोशोलॉजी पढ़ते हो। हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पीछे क्या हुआ, इसी को ही तो पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? आज किस तरीके से वहां गवर्नमेंट चल रही है या ऐसी गवर्नमेंट कैसे बनती है, इस चीज को ही तो पढ़ते हैं। सोशोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आज की जो सोसाइटी है वो कैसी है, पिछली सोसाइटी कैसी थी, और ऐसी सोसाइटी इस जगह पर क्यों बनी, इसी को ही तो पढ़ते हैं। सोसाइटी कैसे बनती है, लोग शादी क्यों करते हैं, लोग फैमिली क्यों बनाते हैं, लोगों में ट्रेडिशंस क्यों आते हैं, कस्टम्स क्यों बनते हैं, ये सब किसमें पढ़ते हैं हम? सोशोलॉजी में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज मुझे बताओ, दक्षिण भारत के लोग लुंगी पहनते हैं, ठीक है ना, जबकि यूरोप के लोग टाइट कपड़े और जीन्स पहनते हैं। ईरान इराक वाले रीजन में जितने भी जो महिलाएं हैं वो ब्लैक कलर का बुर्का पहनती हैं जो पूरी बॉडी ढकता है, और जो शेख होते हैं, मेल होते हैं, वो सफेद कलर का बुर्का ऊपर से नीचे तक पहनते हैं। इन चारों पॉइंट्स के पीछे का रीजन क्या है, मुझे ये बताओ आप। मैंने 4 पॉइंट्स आपको दिए। इंडिया में साउथ इंडिया के लोग सफेद कपड़े और लुंगी पहनते हैं, यूरोपियंस टाइट कपड़े और मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ईरान इराक यानी जो डेजर्ट वाला रीजन है, उस रीजन के लोग, महिलाएं ब्लैक बुर्का और पुरुष व्हाइट बुर्का पहनते हैं,
क्यों पहनते हैं? ठीक है, ठीक है, मतलब सबकी बात से। हाँ, ठीक है, मतलब तुमने जड़ पकड़ के मुझे ये बताया कि वहां क्लाइमेट रहता है, वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है कम रहता है। टेम्परेचर और क्लाइमेट हम किस में समझ रहे थे? इसका मतलब उन लोगों का पहनावा डिसाइड किसने किया? किया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इंडिया के किसी भी राजा ने कभी उसको यह जरूरत नहीं पड़ी कि वो भारत क्रॉस करके अफगानिस्तान, ईरान, इराक और उधर यूरोप पे जाकर के आक्रमण किया हो। पूरी हिस्ट्री में आप सुनते हो, पढ़ते हो। पूरी हिस्ट्री कब से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप उठा लो अगर, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी के टाइम तक किसी भी राजा ने या गवर्नमेंट हेड ने कभी ये नहीं किया कि वो यहां से जाकर के किसी दूसरे देश पर आक्रमण करे। या आपने कभी इंडियन हिस्ट्री में ये सुना है कि भारत के एक राजा ने जाकर के ईरान की मस्जिद पे आक्रमण किया और वहां से लूट करके सामान भारत लेके आए? नहीं सुना। आपने हमेशा क्या सुना है? पर्सियंस, ईरानियंस और दूसरे लोग, यूनानी, ये सब कहाँ आए? इंडिया पे आके अटैक किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, इंडिया पे आके कंट्रोल किया। यही तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मुगल्स आए, वो भी इंडिया पे आके कंट्रोल किया। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय कभी यहां से वहां नहीं गए और ये लोग हमेशा इंडिया की तरफ ही क्यों आए? इसका क्या रीजन है? अपने पास रिसोर्सेज काफी थे। हाँ, और कोई बताओ। सोचना सीखो, जब चीजों को जोड़ना सीखोगे, सोचना सीखोगे, यहां से स्टार्ट होती है आपकी रिटर्न प्रैक्टिस। हाँ, उन तो उनको अपॉर्चुनिटी हमारे घर में ही क्यों दिखी, भारत में ही क्यों दिखी? हाँ, और ठीक है, यूरोपियंस भारत क्यों आए? हाँ, और जादौन साहब बोलो, कुछ तो बोलो। यही बोल दिया, तुम्हारे शब्द उनने बोल दिए है ना। और तुम कुछ तो बोलो। सही होगा गलत होगा, यहाँ कौन सा हमारी संसद चल रही है? कुछ तो ही होगा ना, बताओ बेटा। क्लाइमेट के कारण, रिसोर्सेज ज्यादा थे। और तुम पीछे। सबका एक ही आंसर निकल के आ रहा है, क्या? रिसोर्स, क्लाइमेट। रिसोर्स और क्लाइमेट किस में पढ़ रहे हैं हम? भारत शुरू से ऐसी कंट्री रही है जिसके पास सारे रिसोर्सेज रहे हैं और आज तक है। हमारे पास बेटर एग्रीकल्चर है। हम यहाँ पर केसर जो ठंडे क्षेत्र में उगता है उसको उगा सकते हैं। हम यहाँ पर काली मिर्च जो एकदम भयंकर धूप में उगती है उसको उगा सकते हैं। समझ गए ना? हम यहाँ पर चावल की खेती कर सकते हैं जिसमें साल भर पानी भरा रहना चाहिए। हम यहाँ पर बाजरा, ज्वार, इनकी खेती कर सकते हैं जो सूखे में भी उग सकते हैं। ठीक है ना? यानी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट, तीनों के चारों के रीजन की हम चीजें अपने यहाँ उगा सकते हैं। तो हमें जरूरत है किसी की तरफ जाने की? हमारे पास में जमीन में हीरा मिल रहा है, तो हमारे पास की जमीन में चूना पत्थर भी मिल रहा है। हम सीमेंट भी बना सकते हैं, हीरा भी बना सकते हैं, लोहा भी निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। भारत पे अच्छा एग्रीकल्चर है। भारत के पास पानी के रिसोर्स ज्यादा है। भारत के प्लेन्स इतने बड़े हैं कि हम बेटर एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसमें। भारत पर माइनिंग, कोयला भी निकाला जा सकता है, पेट्रोलियम भी निकल रहा है, दूसरी चीजें भी सब निकल रही हैं हमारे पास, तो निकल रही ना। तो जब सारे रिसोर्सेस हमारे पास हैं तो हमें क्या जरूरत है कहीं दूसरी जगह जाने की? नहीं होगी ना। ईरानियों के पास में क्या है, या अरेबियन कंट्री जो डेजर्ट वाले रीजन है उनके पास क्या है? कुछ नहीं।
डेजर्ट में खड़े हुए हैं, वो तो खाने के लिए आलू भी नहीं उबाल सकते, वो उगा सकते कि जिसको उबाल के खा लें। वो मुर्गी नहीं पाल सकते जिसको वो काट के खा जाए। अपने यहाँ तो मुर्गी भी पाली जा सकती है, मछली भी पाली जा सकती है। समुद्र में चले जाओ, कितनी मछलियां पकड़ लो। किसी रिवर में चले जाओ, फ्रेश वाटर की रिवर में मछलियां पकड़ लो, दोनों मछलियां हमारे यहाँ मिल सकती हैं। मुर्गियां हो सकती हैं, सुअर हो सकते हैं। यानी मीट भी है अपने यहाँ पर, फूड भी है अपने यहाँ, गोल्ड भी है अपने यहाँ, डायमंड भी है अपने यहाँ, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, सब कुछ है। कपास अपने यहाँ सबसे ज्यादा होता है, जिससे हम बेटर सूती कपड़े बना के पहन सकते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, कर सकते हैं ना। इन लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं। जब मुगल्स भारत आए, मुगल में सबसे पहले कौन आया था? बाबर। बाबर जिस जगह रह रहा था वहां पर कुछ भी रिसोर्स नहीं थे, लोग भूखों मर रहे थे। और भूखों मरने में क्या करते थे? एक दूसरे के ऊपर, किसी के हाथ में रोटी दिखी तो सामने वाले ने उसकी गर्दन काटी और रोटी छीन के खा ली। ये हालत मची हुई थी वहां पर। काबुल कंधार रीजन से आया था, और वो भी कहां मिलता है? लगभग डेजर्ट वाले रीजन में ही है। तो उसके पास रिसोर्स कुछ थे ही नहीं। तो उसके लोगों ने सलाह दी कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सामने दिखाई दे रहा, देखो सोने की लंका है, वो चलते हैं, लूट के लाते हैं और उससे अपने लिए सारे काम करते हैं। बाबर क्या किया? बोलो चलो। किधर की तरफ आया? भारत की तरफ। सिकंदर पूरी विश्व जीतने के लिए निकला था, वो यूरोप की तरफ भी तो जा सकता था, ब्रिटेन की तरफ, ऊपर रसिया की तरफ भी जा सकता था। उसके लोगों ने कहा कि भाई साहब उधर जाओगे इतनी ठंड पड़ती है कि पूरी सेना जम के बर्फ में खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। और मिलेगा क्या वहां? कुछ नहीं। वहां एग्रीकल्चर नहीं, रिसोर्स नहीं है, वहां मछलियां नहीं है, वहां मीट नहीं, खाने पीने के लाले हैं वहां पर। बोले कहां चले? बोले वो देखो नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले चलो। रील्स में कहता है ना वो, चलो। तो पूरी सेना उठाई और क्या किया? चलो, आ गए इंडिया की तरफ। यूरोपियंस ठंडे क्षेत्र में रहते थे, ठंडे क्षेत्र के लिए उन्हें कपड़े ज्यादा चाहिए। कपड़े भी कौन से? बोले अगर हम टेरिकॉट या केमिकल्स, तो पहले साइंस तो था ही नहीं, तो हम टेरिकॉट केमिकल इनको तो बना ही नहीं सकते थे पॉलिस्टर के। हम किसके कपड़े? सूती पहनते थे। बोले सूती कपड़े के लिए हमें कॉटन चाहिए। अंग्रेजों ने बीज गाड़ के देखा, बर्फ में बीज लुल हो गया, उगा ही नहीं। बोले अब कॉटन चाहिए, कहां से मिलेगी? बोलो चलो। मसाले, ये मीट खाते हैं क्योंकि उनके यहाँ तो फूड है ही नहीं, और जब फूड बेस नहीं है तो क्या खाएंगे लोग? मीट खाएंगे। यूरोपियन कंट्री के अंदर आप ये देखो, कल्चर वहां का देखो, वहां एक ही टेबल पर बैठ करके मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ सब मुर्गा खा रहे हैं और रेड वाइन के गिलास लेके लिटिल लिटिल लगा रहे हैं। वहां मोड़ी भी पी रही है, बाप भी पी रहा है, बेटा भी पी रहा है, सब पी रहे हैं एक ही टेबल पे बैठ के। और पापा कभी ये नहीं कहते क्यों रे मेरे सामने दारू पी रहा है? कभी कहते? कभी नहीं कहते। वहां लड़कियां या वुमेन्स छोटे कपड़े पहन के भी निकल रही हैं, तो कोई उनको ऐसे नहीं देख रहा ना कमेंट कर रहा है। हो रहा है ना। अपने यहाँ क्या है? दारू पी के घर चले जाओ, बाप मार मार के निचोड़ देंगे तुम्हें, तुम्हारी दारू बना देंगे। है? या कोई गांव का या मोहल्ले का कोई आदमी तुम्हें दारू पीते देख ले तो है फलाने का लड़का दारू पी रहा है। बोलो दारू पीना यहाँ इंडिया में नहीं हो गया, जने कौन सा पाप हो गया? पापों की कैटेगरी में इंडिया में किसको गिना जाता है? दारू पीने को। नॉन वेज खाना अपने यहाँ अच्छा माना जाता है। यूरोप में कोई कहता है कि मुर्गा खा रहे हो तुम पाप कर रहे हो? कहता है कोई? अपने यहाँ क्या कहते हैं? बोले मुर्गा खा रहे हो पाप कर रहे हो, अंडा खा रहे हो पाप कर रहे हो। तो कल्चर वहां का क्या है? जो नॉन वेज को और वाइन को सपोर्ट कर रहा है। अपने यहाँ का कल्चर क्या है? कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है, बोले बड़ा अच्छा आदमी है, चंदन टीका माथे पे लगा के जा रहा है, बोले यार देखो कितना धार्मिक आदमी है। सूती कपड़े, धोती कपड़े खुद से पहन के जा रहा है, बोले यार मजा आ गया, सीधा स्वर्ग के रास्ते खुले हैं इसके लिए। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा क्लाइमेट इस तरीके का है, उसमें अगर चंदन माथे पे लगाएंगे तो हमारा जो सीपीयू है ये ठंडा रहेगा। वैसे ही गर्म क्लाइमेट है, और सूरज की गर्मी सीपीयू पे पड़ेगी। ये रखा सीपीयू, अगर इसके सामने हीटर लगा दो ये 2 मिनट में बक बैठ जाएगा। तो इसमें क्या लगे होते हैं? फैन लगे रहते हैं कि नहीं? ऐसे ही हमने क्या किया, ये हमारा सीपीयू है, सूरज की गर्मी ऊपर से पड़ रही, तो इसको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? चंदन तिलक लगाते हैं। इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं। समझ गए? भगवान भी हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होते हैं? धर्म के आधार पर। कैसे? आप वहां इंग्लैंड में चले जाओ, पीके मूवी देखी होगी ना सबने, है ना? उसमें वो कहता है गॉड को वाइन चढ़ाते हैं, तो वो वाइन की बोतल लेके गॉड के पास चला गया। इंडिया के भगवान को नारियल पानी पिलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ठंडा है, तो भगवान को अपनी बॉडी गर्म रखने के लिए वाइन चाहिए। हमारा क्लाइमेट गर्म है, तो उनको ठंडा रखने के लिए हम नारियल पानी पिलाते हैं। मंदिर में जाके क्या लेके जाते हो? नारियल लेके जाते हो कि नहीं? कभी तुमने देखा है कि लोटे में भर के और अल्कोहल रम
भगवान को दिया है, बोले रेगुलर यूज मेडिसिन रोज। वो भैरव बाबा है, उसको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मत जोड़ो, उसको लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ दिया, अपने स्वार्थ के लिए जोड़ दिया। क्यों? जैसे शंकर जी पे गांजा पिला दिया शंकर जी को, ठीक है ना, शंकर जी काल कूट हलाहल विष पी करके और कैलाश पर्वत पे बैठ गए। क्यों पिया उनने विष? ताकि इस दुनिया में लोगों के पास वो विष ना पहुंचे और उस ये लोग बचे रहे, इसलिए हम विष पी के वहां बैठ गए। जैसे आप अपने घर में देखते हो, आपके पिताजी पर किसी महीने अगर पैसे नहीं है और तुम्हारे सूज फट गए और पिताजी के भी सूज फट गए, तो वो पहले किसको दिलाएंगे? खुद के लिए लेके आएंगे या तुम्हारे लिए लेके आते? वो अपने फटे हुए सूजों को जुड़वा लेंगे या चप्पल पहन के काम चला लेंगे, अगले महीने पैसे आएंगे तब ले लेंगे। होता है ऐसा ही, होता ना, है ना। लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं कहेंगे कि बेटा अगले महीने दिला देंगे, नहीं चलो तुम्हें अभी दिलाते हैं, किसी से मांग के लाएंगे, कुछ करेंगे, अपनी दूसरी चीजों को रोक देंगे। तो ऐसे ही हमारे पिता कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने विष इसलिए पिया ताकि वो विष हमारे पास तक ना आए और वो पी के वहां बैठ गए। अब लोगों ने क्या किया? बोले हम तो शंकर जी के भक्त हैं, तो जय महाकाल, चलो हम सूट रहे, है ना। भैरव ने विष क्यों पिया? भारत के अंदर भैरव जो शराब है उसको भैरव को क्यों चढ़ाई जाती है? कि ताकि भगवान ने, भैरव क्या है? शंकर जी का ही तो रूप है। तो भैरव बाबा ने अल्कोहल जो था वो पी करके और एक साइड में चुपचाप कोने में पीपल के पेड़ के नीचे ठंडक में वो बैठे हैं नशे में। क्यों? क्योंकि हम पी जाएं इसलिए ये लोग होश में रहे। लोगों ने क्या किया? भैरव पे चढ़ाई 2 बूंद, या जब पीते ना पैक में तो भैरव बाबा, और अपन गटक गए पूरा। तो भैरव के नाम से हमने एक रास्ता बना लिया कि इस नाम से हम शराब पी सकें, वो चीज अलग है। लेकिन क्लाइमेट किसी रीजन का, जो सॉरी कल्चर किसी रीजन का डिसाइड होता है किसकी वजह से? ज्योग्राफी की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। अरब क्षेत्र के अंदर, अरेबियन रीजन में धूल भरी आंधियां चलती हैं, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर आप, जैसे मैं, आपने देखा होगा जब तुम बाइक पे आते हो, अक्सर लड़कियां होती हैं तो एक गाउन सा होता है वो पहन लेते हो तुम लोग, ताकि जो डस्ट आ रही है वो उस गाउन पे लगे, हमारे कपड़े खराब ना हो। जब कहीं जाते हैं गाउन उतार के डिग्गी में रख देते हैं और खुद चले जाते हैं, पहनते हैं ना। तो ऐसे ही उन लोगों ने क्या किया? अपने अंदर के कपड़ों को बचाने के लिए बाहर एक सफेद कलर का बुर्का पहन लिया। समझ गए? सफेद कलर हमें गर्मी से बचाता है, तो वहां गर्मी ऑलरेडी ज्यादा पड़ती है, तो वो सर पर वो लगा करके और सर से नीचे तक पूरा गाउन पहनते हैं कि नहीं, है ना, ताकि वो सफेद कलर और उससे पहनावा उनका इसलिए बन गया। साउथ इंडिया के लोग, वहां पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो सूती कपड़े और लुंगी पहनते हैं। आप ह्यूमिडिटी वाले रीजन में अगर टाइट जीन्स पहन के चले जाओ, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा इंटीमेट एरिया में, होता है ना, ये टांगों के साइड में, नीचे, आसपास, इस रीजन में हो जाता है। तो ये सब फंगल इन्फेक्शन ना हो, ह्यूमिडिटी के असर ना हो, इसलिए वो लोग क्या करेंगे? ढीले कपड़े पहनेंगे। यूरोपियन क्षेत्र में क्लाइमेट ठंडा है, बॉडी को गर्म रखना है, मांस को खाना है उन्हें, तो मांस पचाने के लिए, बॉडी गर्म रखने के लिए उन्हें अल्कोहल पीना पड़ता है, इसलिए उनके कल्चर में अल्कोहल एक्सेप्टेड है। किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है? ज्योग्राफी की वजह से। हमारे कल्चर में वैसे ही गर्म क्लाइमेट है, तुम अल्कोहल पियोगे बॉडी और गर्म होगी, तो वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है। किसकी वजह से? हमारे कल्चर में माथे पे त्रिपुंड लगाना, चंदन लगाना एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये सीपीयू को क्या करेगा? ठंडा रखेगा। किसकी वजह से ये बना? ज्योग्राफी की वजह से। समझ गए ना? तो कहीं का पहनावा, कहीं का कल्चर, कहीं की फूड हैबिट किसकी वजह से डिसाइड होती है? हाँ, बिल्कुल। हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते हैं, वो सबके सब किसी ना किसी लॉजिक से डिसाइड होते हैं। आज हमें वो चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि जैसे हमारे पिताजी ने मुझे बताया कि ऐसा करते हैं, इस बोतल पे सुबह उठ के इसको नहलाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, भोग लगाते हैं। मैंने किसी कारणवश पिताजी से ये नहीं पूछा कि क्यों लगाते हैं, और पिताजी ने बताया नहीं। मान लो पिताजी को उनके पिताजी ने बताया, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया, जिन्होंने सबसे पहले बताया उनको इसका लॉजिक पता था, लेकिन वो ट्रांसफर अगली जनरेशन में नहीं हो पाया, तो उसके जो लॉजिक थे वो लोगों ने दिमाग लगाया भी नहीं और पूछा भी नहीं। तो सारे कस्टम और ट्रेडिशंस कैसे बन गए? कि बस ऐसा होता है। समझ गए? आप मंदिर में जाओ, भगवान को भोग लगाओ, पुजारी से जाके पूछना कि ऐसा क्यों होता है। पुजारी कहता अच्छा भगवान पे क्वेश्चन उठाओगे, होता है, बस वो तो धर्म है, आस्था है। क्योंकि उनके पास साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, इसलिए वो इसको दबा देते हैं चीजों को, क्या कह के? क्या होता है ऐसा, आस्था है, धर्म है।
लेकिन हर काम के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। आप कोई सा भी एक रीजन मुझे ढूंढ के बताओ, मैं बताऊंगा उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। बताओ, कल सोच के आना सब लोग, धर्म से निकाल के लेके आओ, ठीक है ना, या रिचुअल से लेकर के आओ, हमारे जो कस्टम्स हैं ट्रेडिशंस हैं उनको लेकर के आओ, हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैं 100% बता पाऊं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सोचता हूं उन सब चीजों के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। और आप भी अगर उसको कनेक्ट कर पाओगे तो आप सोचोगे कि हाँ लॉजिक है। समझ गए ना। तो हमारे भगवान, हमारे कस्टम, हमारे रिचुअल्स सब साइंस के पीछे हैं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे पूर्वज थे, जिनको हम क्या बोल देते थे कि अरे वो तो पढ़े लिखे नहीं है। वो बिना पढ़े, वो स्कूल बिना जाए सारे ज्ञान के भंडार थे वो। क्यों? क्योंकि वो यहां से सोचते थे। हम क्या करते हैं, इसकी मगिंग करते हैं, इसमें चीजों को भरते हैं। समझ गए ना। जैसे मेरे पास एक ये पेन ड्राइव है और मेरे पास एक ये मोबाइल है, ठीक है। इस पेन ड्राइव का काम क्या है, मैं जो इसको दूंगा ये उसको संभाल के रखेगा, और जब मैं मांगूंगा ये मुझे निकाल के दे देगा। ऐसा तो ये कभी नहीं करेगा कि मैंने 2 गुणा 2 इसको दिए और इससे पूछा आंसर बताओ, ये बताएगा? नहीं बताएगा। ये मोबाइल है, इस पर मैं 2 गुणा 2 डालूंगा तो आंसर मुझे 4 बता देगा, ये बताएगा? अंतर क्या है? इसके अंदर केवल स्टोरेज कैपेसिटी है, इसके अंदर प्रोसेसर कैपेसिटी है। ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, उसके रिजल्ट निकाल सकता है, ये रिजल्ट निकाल नहीं सकता। इसलिए ये क्या कर सकता है, स्टोर। आज की जनरेशन जो है वो कैसी बन गई है, इसकी तरह कि हम इंफॉर्मेशन को केवल लेते जाते हैं, भरते जाते हैं अपने अंदर, और उनको भरने पर जब जरूरत पड़ती तो निकाल देते हैं। लेकिन उनके पीछे का क्या, क्यों, कैसे, इसको बोलते हैं साइंस। और ये साइंस हम कभी नहीं लगाते। साइंस जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है वही साइंस हो। ये ज्योग्राफी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस साइंस है। समझ गए। मंदिर का पुजारी भी साइंटिफिक है। आप सोचो, पहले इतने मोटे मोटे किले बनाए जाते थे, पत्थर के टोटल किले बने हैं, एसी होती नहीं थी, पंखा होता नहीं था, कैसे ठंडक में राजा महाराजा रहते थे और अय्यासी में जीवन काटते थे अपना पूरा। एक राजा के पास 10-10 रानियां और वो सब रहती थी। अगर राजा पसीना आ रहा हो, उसको गर्मी लग रहा हो, बदबू मार रहा हो, तो एक भी रानी उसके आसपास टिकेगी? नहीं टिकेगी। तो सारे किलों के अंदर ठंडक होती थी, सब सस्ते धजते थे, शीशा तो होता नहीं था, तो कैसे अपना चेहरा देखते थे? इतने ऊंचे किले पे सोचो पानी कैसे पहुंचता था। आज हम तीसरी मंजिल पे टंकी लगाने के लिए नीचे मोटरा रखते हैं कि नहीं, समरसेबल डालते हैं। तब तो समरसेबल ही नहीं था, फिर भी इतनी ऊंचाई पे किले पे पानी कैसे पहुंच जाता था? और एकाध नहीं, पूरी की पूरी सेना रहती थी किले के ऊपर, घोड़े रहते थे, हाथी रहते थे, इनको तो कितना पानी पिलाया जाता होगा, है कि नहीं। तो हमसे ज्यादा साइंटिफिक वो थे। आज हम क्या हो गए हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के, कपड़े मॉडर्न पहन के, मोबाइल हाथ में लेकर के अपने आप को हम मॉडर्न समझ रहे हैं। लेकिन आज भी हमसे ज्यादा मॉडर्न कौन है? जो जंगल में ट्राइब्स रह रही हैं वो। आपने सुना होगा, आज से 5000 साल पहले रामायण हुई, 5000 साल पहले महाभारत हुई, ठीक है ना, जिसको हम दूसरा युग ही कह देते हैं, कि त्रेता और द्वापर में रामायण महाभारत हुई। आप उसमें देखो, 2 महिलाएं थी, एक सीता जी थी। सीता जी की शादी कैसे हुई? स्वयंवर से हुई। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? अपने वर को स्वयं चुनना। तो सीता जी ने स्वयं चुना। द्रौपदी की शादी कैसे हुई? स्वयंवर से हुई। पुराने समय में क्या चलता था? महिलाओं को अधिकार था कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती थी। था? आज तुम्हें या हमें है? बताओ, है? तुम घर पे जाके कह दो, बोले पापा ये फोटो देखना कैसी लग रही है, पापा तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे। या मोड़ी जाके कहते हैं पापा बनने के बाद में मैं इसी से शादी करूंगी, कल तैयारी छोड़ो आज ही शादी करा दी जाएगी, काने कूरे लूले लंगड़े किसी के साथ भी करा देंगे। अधिकार है हमें? नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश की भील जनजाति है जो होली के टाइम पर एक त्योहार मनाती है जिसको बोलते हैं भगोरिया, और उसमें गांव की लड़कियां और लड़के एक लाइन में खड़े होते हैं, और जिसको जो पसंद होता है वो एक दूसरे के माथे पे जाके गुलाल लगा के जंगल में चले जाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, देखते हैं। जिसने जिसके गुलाल लगा दिए, जिस लड़के ने लड़की के माथे पे गुलाल लगाया और वो जंगल की तरफ गया और लड़की भी उसके पीछे पीछे चली गई, तो समझ जाते हैं बुजुर्ग के ये सेट है मामला इनका।
और अगले फिर तारीख निकल के उन दोनों का शादी करा देते हैं। मतलब उनको आज भी स्वयंवर प्रथा उनके अंदर चलती है। बताओ साइंटिफिक हम हैं कि वो हैं? कैसे लगा देगा भैया? अरे गुलाल लगाना है ऐसा थोड़ी लगा देगा, सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, तुम्हारा जहां मामला सेट हो वहीं तो लगाओगे। और दो तीन लड़कों ने लगा दिया, किसी के पीछे नहीं जाएगी वो। मान लो जैसे लड़के ने लगा दिया माथे पे, एक लड़के को एक लड़की पसंद है, उसने उसके माथे पे गुलाल लगा दिया और लड़का जंगल की तरफ चला गया। अगर लड़की नहीं गई तो भाई साहब वो तो खत्म है मामला तुम्हारा। गांव वाले फिर शादी थोड़ी कराएंगे। पर वो जंगल में बैठ के रोएगा, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। समझ गए ना? तो ये काम होगा फिर उसमें, फिर मामला सेट नहीं होगा। अगर दोनों इसके पीछे चले जाते हैं, दोनों लोग एक दूसरे पीछे चले जाते हैं तो ठीक है। समझ गए ना? तो साइंटिफिक आज भी हमसे ज्यादा कौन है? ट्राइब्स हैं। आज हमें बुखार आता है, हम क्या करते हैं? डॉक्टर से सूजा ठुकवाते हैं, बोतलें लगवा लेते हैं। ट्राइब्स को बुखार आता है, वो नीम की पत्तियां लाके माथे पे लेप कर देते हैं, बुखार बच्चे का उतर जाता है। समझ गए ना? तो वो बिना पैसे के आसानी से जीवन जी रहे हैं। और उनका जीवन भी डिसाइड किसकी वजह से हो रहा है बताओ? तो कल्चर किसकी वजह से डिसाइड होता है? ज्योग्राफी की वजह से। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री मैंने बता दिया। सारे लोग भारत की तरफ क्यों आए? क्योंकि भारत का क्लाइमेट या भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी कि हमारे पास रिसोर्सेज थे। तो उस रिसोर्सेज से अट्रैक्ट होकर के हमारा इतिहास निर्धारित हुआ। जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं उसका निर्धारण, उसमें जो घटनाएं घटी वो किसके कारण घटी? ज्योग्राफी के कारण। अब इकोनॉमी की बात करते हैं कि आज हमारी इकोनॉमी है, इसको बोला जाता है हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। जबकि जापान की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जहां 80 साल से ऊपर के व्यक्ति भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है लोग। ठीक है ना? ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे लोग खेती कर रहे हैं, वो उद्योग लगा रहे हैं, उधर टेक्नोलॉजी चल रही है? किसकी वजह से हो रहा है? जापानी खुद बेचारे द्वीप पर रह रहे हैं, अगर उनने जुताई और माइनिंग शुरू कर दी तो कल को समुद्र निकल जाएगा उन सबको। आज वो मछली का मोमोज बना के खाते हैं, कल को फिर मछलियां उनका मोमोज बना के खा रही होंगी। होगा ना? तो हमारी ज्योग्राफी, हमारी जो एग्रीकल्चर है या इकोनॉमी है, वो किसकी वजह से डिसाइड हो रही है? ज्योग्राफी की वजह से। अगर हमारे यहाँ जिस साल एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है उस साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा बढ़ जाती है, और जिस साल हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता उस साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउन हो जाती है। इसका मतलब एग्रीकल्चर डिसाइड किससे हो रहा है? ज्योग्राफी से। हमें डेवलपमेंट करना है, टेक्नोलॉजी बनाना। जैसे दुनिया का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं हम? कैलिफोर्निया यूएसए को सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी हम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज कर रहे हैं इन सब के अंदर प्रोसेसर, चिप, आईसी, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड ये लगे हुए हैं। ये सब किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन के सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? यूएसए के पास। तो इसलिए सिलिकॉन वैली किसको बोल रहे हैं? यूएसए। दुनिया में ये बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट जो बना, डेल बना, इंटेल बना, आईबीएम बना, ये कंप्यूटर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब अमेरिका ही क्यों बनी? ये फ्रांस में क्यों नहीं बनी? जर्मनी में क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनके पास उसी टाइप के रिसोर्सेज हैं जिनसे वो डेवलप्ड हुए। समझ गए ना? एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो हमारी इंडिया में ही सक्सेस सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्स अच्छे थे, अच्छी जमीन थी, लोग ज्यादा थे। समझ गए ना? लेबर भी तो हमारे यहां पर ज्यादा है। आप ये सोचो क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो स्टेट हैं भारत के वो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और एमपी ही क्यों है? बताओ। राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है उसके पास में? वहां पानी नहीं है, वहां खेती की जमीन नहीं है, वहां क्लाइमेट टिपिकल क्लाइमेट है। और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र ये सब किस में रह रहे हैं? नदियों के आसपास के रीजन में रह रहे हैं। और नदियों के आसपास वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर लैंड अच्छी है हमारी। तो जब एग्रीकल्चर लैंड अच्छी होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, लोग, मैदानी क्षेत्र होगा, आसानी से घर बना के रहेंगे। ठीक है ना? तो वहां पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर में कम क्यों? उत्तराखंड में कम क्यों? पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है ना? मैं एक बार नेपाल गया, काठमांडू बाई रोड में गया, तो मैं देख रहा था रास्ते में जब मैं जा रहा था तो हिमालय क्रॉस जब करते हैं ना टेढ़ी मेढ़े रास्तों पहाड़ों से होकर के, तो उसमें देख रहा है एक पहाड़ के टीले पे मकान वहां बना, नीचे नदी बह रही है, और फिर दूसरा टीला इधर है, इसके ऊपर टीले पे एक मकान बना।
अब सोचो उनकी लाइफ कितनी टिपिकल होगी, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं बेचारों के पास, वहां तो पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। उन्हें क्या करना पड़ रहा है, वहां से नीचे उतर के आ रहे हैं, बाल्टी की पानी भर के लेके ऊपर जा रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं जाके। उन्होंने इसके पास जाना है तो वहां से नीचे उतर के आ रहे हैं, फिर इसके पास जा रहे हैं। हो सकता है रात को सोते सोते पता चला उसने करवट ली, नदी में गिरा, सुबह आंख खुली तो बंगाल की खाड़ी में सीधे। ये भी तो हो सकता है। तो कितनी टिपिकल लाइफ। तो ऐसी जगह पे पॉपुलेशन कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो हर जगह यानी ह्यूमन जो सेटलमेंट है वो भी किससे डिसाइड हो रहा है बताओ? ज्योग्राफी से। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी क्यों है ज्योग्राफी? क्योंकि हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी इकोनॉमी, हमारा सेटलमेंट, हमारा डेवलपमेंट, हमारा एग्रीकल्चर, सब कुछ डिपेंड किस पर है? अगर हम ज्योग्राफी समझ गए हर क्षेत्र की तो आप सारी चीजों को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यूपीएससी की पहली कंडीशन ये होती है कि आपको एक सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना है, बल्कि उस सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करके सीखना है। यूपीएससी आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि आप ईरानियन क्लाइमेट को डिस्क्राइब करो। यूपीएससी आपको क्वेश्चन ये देगा कि ईरान या अरेबियन रीजन का जो क्लाइमेट या उनका कल्चर है उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को डिस्क्राइब करो। समझ गए? और ये फैक्टर आप कब डिस्क्राइब कर पाओगे? जब आप इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखोगे। आप अकेले सोशियोलॉजी पढ़ के इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यूपीएससी आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत में अकबर के शासन प्रणाली को डिस्क्राइब करो। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कारण है कि हिस्ट्री में दुनिया के सारे इन्वेडर्स ने आकर के इंडिया पर ही अटैक क्यों किया? इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? वो आपकी थॉट प्रोसेस जानना चाहता है। आपकी थॉट प्रोसेस से आपको वो चीजें कनेक्ट करके पूछेगा। समझ गए ना? तो यहीं से आज जो समझा है उस पर कल क्वेश्चन लिख के लाना, ओनली 50 वर्ड। ठीक है ना? जो तुम्हें समझ में आए वो क्वेश्चन कल लिख के लाना, केवल 50 वर्ड में लिखो। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ज्योग्राफी इज द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, geography is the most determining factor of human traditions and culture. Human traditions and culture लिख लिया? Geography is the most determining factor of human traditions and culture. What do you think about it? What do you think about it? ठीक है? अपने अपने हिसाब से जो समझ में आए लिख के लाना, फिर मैं कल इसको बताऊंगा। 50 शब्द में लिख के लाना, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, 50 शब्द। ठीक है ना? अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप 100 वर्ड तक लिख सकते हो, लेकिन अगर कम आ रहे हैं तो मिनिमम 50 वर्ड में आप लिख के लाओ इसको। यहां तक समझ गए पूरी चीज? कल करेंगे।